हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 13 और 14 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग 13 और 14 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके न्यूज़पेपर में रहे हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। ये आपकी क्लास बीपीएससी, यूपीपीसीएस, साथ ही साथ में यूपीएससी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक कर चर्चा करते हैं। पहली खबर देखेंगे, सेना की ताकत बढ़ाएंगे स्वदेशी ड्रोन अग्निवेग। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ये जो अग्निवेग ड्रोन है ये भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा एनहांस करेंगे। चर्चा करते हैं। रक्षा कंपनी एसएमपीपी ने भारतीय सेना को 106 स्वदेशी टॉर्बोजेट संचालित कौमेकाजी ड्रोन, जिनका नाम क्या है अग्निवेग, ठीक है, ये सौंपे हैं, जिनमें से 100 परिचालन ड्रोन है और 6 जो ड्रोन है ये प्रशिक्षण ड्रोन है। खास बात ये होते हैं जो कौमेकाजी ड्रोन होते हैं ये बेसिकली आत्मघाती ड्रोन होते हैं। ठीक है, आत्मघाती ड्रोन होते हैं। इनकी खासियत होती है कि आत्मघाती जाते हैं, टकराते हैं और फट जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। देखा जाए तो इन ड्रोन का मारक क्षमता कितना है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और अधिकतम गति बात करें तो 450 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे ये रणनीतिक लक्ष्यों पर सटीक प्रहार कर सकते हैं। आगे चर्चा की जाए, अग्निवेग को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया गया है तथा यह जैमिंग और स्पूफिंग जैसी तकनीकों का विकल्प भी कर सकता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए विफल कर सकता है, जैमिंग तथा स्पूफिंग जैसी जो तकनीकी होती हैं उनको विफल कर सकता है। देखा जाए तो यह प्रणाली पारंपरिक तोपखाने और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली के बीच क्षमता खाई को भरते हुए भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अग्निवेग परीक्षण कैसे सवाल पूछेगा, हाल ही में खबरों में रहा अग्निवेग क्या है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि अग्निवेग क्या है तो याद रखिएगा ये एक कामोकाजी ड्रोन है। ठीक है, कामोकाजी ड्रोन है। बेसिकली देखा जाए तो कामाकाजी जो ड्रोन होते हैं वो आत्मघाती ड्रोन होते हैं और उसका नाम अग्निवेग है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, एसएमपीपी के द्वारा विकसित किया गया। 106 ड्रोन जो है स्वदेशी ड्रोन है, इनको भारतीय सेना को सौंपे गए। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। मणिपुर में प्रोजेक्ट हिनीची, ठीक है, हिनीची के तहत हरी मटर की पहली फसल की कटाई पूरी हुई है। अब ये जो प्रोजेक्ट हिनीची है, ठीक, पूछ सकता है सवाल कि हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट हिनीची किस राज्य में संचालित किया गया, किस राज्य में चलाया गया, तो याद रखिएगा मणिपुर में संचालित किया गया था। चर्चा करते हैं मणिपुर के चुराचंदपुर, ठीक है, जो चुराचंदपुर है यहां पर देखा जाए प्रोजेक्ट हिनीची के अंतर्गत हरी मटर की पहली फसल की सफल कटाई जून 2026 में पूरी हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य अवैध अफीम की खेती को समाप्त कर किसानों को वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराना है। बेसिकली देखा जाए ये जो प्रोजेक्ट हिनीची है ना, ये किसके द्वारा संचालित किया गया था, ठीक है, तो जो एनसीबी है, एनसीबी के द्वारा संचालित किया गया था। होता क्या है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां पर अफीम की खेती, ठीक है, या जो अवैध मादक पदार्थ है उनकी खेती की जाती है, भांग, गांजा, अफीम की खेती की जाती है। तो इससे क्या होता है कि किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एनसीबी के द्वारा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके द्वारा प्रोजेक्ट हिनीची संचालित किया गया था मणिपुर में, और मुख्य धारा में जोड़ते हुए जो हरी मटर है, हरी मटर का उत्पादन बताया गया कि आप वैकल्पिक तौर पर हरी मटर का उत्पादन कीजिए। और यहाँ पर देखा जाए पहली कटाई इसकी सफल पूरी हुई है। तो महत्वपूर्ण जो कटाई पूरी हुई है वो नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट हिनीची संबंध कहां से, मणिपुर से। इसके अंतर्गत जो हरी मटर है इसकी पहली फसल की कटाई पूरी हुई है। और प्रोजेक्ट हिनीची किसके द्वारा संचालित है, तो एनसीबी के द्वारा संचालित है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा संचालित है। देखा जाए परियोजना के तहत 254 एकड़ भूमि पर अवैध अफीम की खेती को हटाकर वैकल्पिक फसल उत्पादन में परिवर्तित किया गया है। अप्रैल 2026 से शुरू की गई इस पहल से 124 से अधिक परिवारों को लाभ मिला है, जिससे सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। पवन ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब याद रखिए ये जो वैश्विक पवन दिवस है, ग्लोबल विंड डे है 2026, ये कब मनाया गया, तो ये 15 जून को मनाया गया। कब मनाया गया, 15 जून को मनाया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 15 जून 2026 को गोवा में वैश्विक पवन ऊर्जा 2026 सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था, पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने तक। ठीक है, महत्वाकांक्षा, पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने तक, ये इसका थीम था। इसी थीम पर यहां पर आयोजित किया गया था पवन ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस सम्मेलन। देखते हैं, कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों, ऊर्जा संस्थानों और उद्योग संगठनों ने भी पार्टिसिपेट किया था। सम्मेलन का उद्देश्य पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार,
क्षमता विस्तार को बढ़ावा देना। साथ ही साथ देखा जाए तो भारत जो है वर्तमान में विश्व में चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है। ठीक है, पवन ऊर्जा बाजार है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा किस राज्य में उत्पादित होती है? सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कौन से राज्य में उत्पादित होती है? आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, सवाल पूछा भी जा चुका है 2023 यूपीपीसीएस में। चलिए यहां पर बात करते हैं वार्या के बारे में। वार्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल है ये। ठीक है, स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल। जैसे आप ग्रोक का इस्तेमाल करते हैं, फोटो एनिमेट होता है ना, कोई इमेज है, इमेज को एनिमेट करने के लिए आपने ग्रोक का इस्तेमाल कर लिया, या फिर गूगल को ओमिनी आ गया, ओमिनी का इस्तेमाल कर लिया, या फिर हेजन का इस्तेमाल कर लिया एवटार बनाने के लिए। ठीक है, अब आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इन्हांस कर रही है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बेहद जानना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको लगेगा कि काश उस टाइम पे टेक्नोलॉजी शुरू में इवॉल्व कर रही थी, उसी टाइम पर हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े होते तो आज हम कहाँ होते। तो ये नौबत ना आए, इस वजह से आज से ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सीखिए कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अडॉप्ट करना है। टेक्नोलॉजी में जब भी आपको अपने स्किल पर काम करने का मौका मिले, कभी भी आपको मौका मिले, जब आपको लगे कि खाली समय है, जो भी फ्री वर्जन है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे हैं, यहां से आप प्रॉम्प्ट डालिए, सीखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, सारी चीजें करिए। वीडियोस जो है उनको थोड़ा थोड़ा, जो भी आपके स्किल लगे कि हाँ थोड़ा सा स्किल सीखनी चाहिए, उस स्किल पर अपने काम करिए और अपने स्किल में जो टेक्नोलॉजी है, एआई है, उसका इस्तेमाल भरसक करिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि फ्यूचर में आप अपने कार्य क्षेत्र में जहां भी कार्य करेंगे, आप अधिकारी बन के बैठेंगे, वहां पर भी देखा जाए तो आपको इन सारी टेक्नोलॉजियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको दी भी जाएगी ट्रेनिंग में, लेकिन उसके पूर्व आपको अच्छी खासी जानकारी इसके बारे में जब आपको पहले से ही रहेगी तो आप ज्यादा ही, जमाना अब उसको ही पूछेगा जिसको टेक्नोलॉजी की भरसक जानकारी होगी। ठीक है, तो आप टेक्नोलॉजी को यूज करते रहिएगा। और साथ ही साथ में एक यहाँ पर पॉइंट्स है आपके लिए कि जो वार्या है, ये स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल है, इसका शुभारंभ किया गया। यहाँ पर देखते हैं इंडिया एआई मिशन के सहयोग से अवतार, ठीक है, जो अवतार एआई ने वार्या नामक स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल लॉन्च किया है। यहाँ पर देखा जाए 12 जून 2026 को प्रस्तुत यह मॉडल वीडियो निर्माण प्रक्रिया को 50 चरणों से घटाकर 4 चरणों में लाने का दावा करता है। यानी कि जो वीडियो निर्माण की प्रक्रिया होती है, टोटल उसमें 50 चरण होते हैं, जिनमें जो वार्या एआई मॉडल है ये क्या करेगा, उन 50 चरणों को सीधे सीधे 4 चरणों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहां पर होगा क्या, पहले जो आइडिया स्क्रिप्ट होती है, फिर उसको स्टोरी बोर्ड में लगाएगा, स्टोरी बोर्ड को जनरेट करेगा और फाइनल आपको वीडियो प्रोवाइड कर देगा। यानी कि जो 50 चरण होते थे कि पहले स्क्रिप्ट रेडी होगी, फिर स्क्रिप्ट को एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज करने के बाद में वीडियोस बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखा जाएगा, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इमेज जनरेट किया जाएगा, इमेज जनरेट करने के बाद उसको एनिमेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से 50 चरण होते थे, उन 50 चरणों को कम करके सीधे सीधे 4 चरण। कौन कौन से 4 चरण है? सबसे पहले टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करने के लिए जो आइडिया है, आइडिया को सीधे सीधे स्टोरी बोर्ड में जनरेट करेगा, स्टोरी बोर्ड देखा जाए, स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद में उसको जनरेट करेगा और जनरेट करने के बाद में फाइनल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वार्या स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग के माध्यम से टेक्स्ट को वीडियो में परिवर्तित करता था, शिक्षा, ई कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में किफायती वीडियो निर्माण सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक, अब यहां पर देखा जाए समसामयिक घटना चक्र के द्वारा जो हम लोग लोअर पीसीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई हैं, उन ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी का जो यूज किया जा रहा है, बेसिकली किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के यूज में फायदा यह है कि समसामयिक घटना चक्र पहले से ही अपनी विश्वसनीयता, जो हमारी त्रुटि रहित किताबें होती हैं उनके लिए जानी जाती है, अपनी विश्वसनीयता के कारण जानी जाती हैं हमारी किताबें। और इस चीज को, जो हमारी विश्वसनीयता है, उसको हम ऑनलाइन जो शिक्षा है, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसमें बेसिकली देखा जाए खासियत क्या है, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में बस 2 मिनट लूंगा मैं। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें देखा जाए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करने के साथ साथ हम लोग मानवीय मेधा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो कृत्रिम मेधा है उसके साथ में मानवीय मेधा का इस्तेमाल करते हुए 7 टीचर मिलकर एक क्लास जो बनती है, उस एक क्लास बनाने के पीछे 7 टीचर लगते हैं। 7 टीचर उसको बाकायदा स्क्रिप्ट जनरेट होती है, स्क्रिप्ट को पढ़ा जाता है, स्क्रिप्ट को एनालाइज किया जाता है, उसमें जो त्रुटियां होती हैं उनको सुधारा जाता है, त्रुटियों को सुधारने के बाद
वापस से उसकी जो पीपीटी बनती है या फिर जो स्लाइड्स बनती हैं, स्लाइड्स की चेकिंग होती है, स्लाइड चेकिंग होने के बाद ऑडियो की चेकिंग होती है, ऑडियो चेकिंग होने के बाद में देखा जाए फाइनल स्टेज पे वीडियो तैयार होता है, और वीडियो तैयार होने के बाद में फाइनलाइज एक अन्य टीचर करते हैं कि हाँ सारी चीजें सही हैं, तब जाके हम लोग उस वीडियो को पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 7 चरणों में हम लोग पूरी क्लास को देखकर एनालाइज करके तैयार करके और वापस से आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ताकि एआई के माध्यम से, जो आजकल यूट्यूब पर आप एआई के माध्यम से देखते हैं बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते हैं, उन बहुत सारे वीडियोस में आपके पढ़ने लायक जो कंटेंट है, आपके परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, क्या वो आपको मिल रहा है, क्या आपके परीक्षा के लिए वो कंटेंट उपयोगी है, इस चीज का पूरा ध्यान रखते हुए हमारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है। और इसी वजह से देखा जाए तो लोअर पीसीएस की जो हमारी क्लासेस संचालित हो रही हैं वो बहुत हैवी डिमांड में है। आप हमारे जो लोअर पीसीएस के डेमो क्लास है, हमारे ऐप पर जाइएगा, उस ऐप पर आपको लोअर पीसीएस की डेमो क्लास मिल जाएगी, उस डेमो क्लास को देखिएगा और देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितनी बेहतरीन क्लास तैयार की गई है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर क्या है, पंचायती राज की पहलों ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में जो पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को सम्मानित किया गया, जिनमें पंचायत उन्नति सूचकांक को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहां पर बात करें तो काडेपुर ग्राम पंचायत जो सांगली महाराष्ट्र में अवस्थित है, इसको सेवा वितरण में उत्कृष्ट कार्य हेतु स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि विजय नगर ग्राम पंचायत जो त्रिपुरा का है, इसको रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, उत्कृष्ट सेवा वितरण में। चलिए आगे देखते हैं, जिला परिषद नंदुबार महाराष्ट्र में ई आरोग्य धामिनी पहल के लिए ई गवर्नेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं, ये जो ई गवर्नेंस अवार्ड्स हैं ये कब प्रदान किए जाएंगे, जब 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और ये कहां पर आयोजित होगा, जयपुर में होगा। यूपीपीसीएस 2018 में सवाल पूछा गया था, ठीक है, ई गवर्नेंस सम्मेलन से संबंधित। उस टाइम पे जो ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित सवाल आपके यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। पीवाईक्यू का सवाल है, याद रखिए जो सम्मेलन होते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है तो ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई गवर्नेंस आपके जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सवाल हर साल आपसे ई गवर्नेंस से पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ई गवर्नेंस है इसका सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, कौन सा संस्करण है, 29वां संस्करण है, जयपुर में आयोजित होगा, और कब होगा, 1 से 2 जुलाई के बीच में होगा, और यहीं पर पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, MNIT जयपुर में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार प्रयोगशाला स्थापित होगी। यहां पर देखा जाए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। देखा जाए तो यह प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और ICT अकादमी परियोजना के अंतर्गत विकसित की जाएगी। यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य क्वांटम कुंजी वितरण, क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशन और क्वांटम सेंसिंग हार्डवेयर के साथ साथ में स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना है। यहां पर बात करें, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान तकनीकी परिवर्तन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित है, जबकि अगली प्रमुख तकनीकी क्रांति क्वांटम प्रौद्योगिकी पर आधारित है। वर्तमान में देखा जाए जो AI टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, हर चीज में AI टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। जो पीपीटी आप देखते हैं ना, इस पीपीटी में जैसे पहले हम लोग पीपीटी बनाते थे, आज से 1 साल पहले जो हमारी करंट की क्लास आप देखते थे उसमें क्या होता था, टेक्स्ट लिखा होता था और बगल में इमेज को चिपकाया जाता था। अब क्या होता है, हम लोग AI का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है मूल टेक्स्ट तो रहता ही है, मूल टेक्स्ट से रिलेट करते हुए जो इमेज है, इन्फोग्राफिक है, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि चीजों को आसानी से आत्मसात करने में आपको और भी ज्यादा आसानी लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यहाँ पर बात करते हैं 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का उद्घाटन 11 जून 2026 को नई दिल्ली में स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। यहां पर देखा जाए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आयोजित इस 2 दिवसीय मंच पर 10 ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ सम्मिलित हुए थे। ठीक है, चर्चा करें तो फोरम का मुख्य विषय क्या था, जनता के लिए शहर, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग, ये इसका थीम था। इसी थीम पर देखा जाए आयोजित किया जा रहा था ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, चलिए देखते हैं, भारत ने इस मंच की मेजबानी 4थी बार की है। इससे पहले इसका आयोजन 2013 नई दिल्ली में, 2016 में विशाखापट्टनम में और 2021 में वर्चुअल माध्यम में किया गया था। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं, नेपाल भारत के बीच में UPI NPI आधारित सीमा पार धन प्रेषण तंत्र जो है इसकी शुरुआत की गई है। यहां पर देखा जाए 6 जून 2026 को भारत और नेपाल ने पीयर टू पीयर यानी P2P सीमा पार धन प्रेषण तंत्र की आधिकारिक शुरुआत की है। यह प्रणाली भारत की एकीकृत यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है, पेमेंट इंटरफेस जो है,
इसको नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस यानी कि एनपीआई के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। ठीक, देखा जाए तो तकनीकी एकीकरण एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। देखा जाए तो यह पहल वित्तीय समावेशन, त्वरित सुरक्षित डिजिटल भुगतान और नेपाल भारत आर्थिक डिजिटल संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं ऑयल सीड्स किसान मित्र। अब यहां पर जो ऑयल सीड्स किसान मित्र है, ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो तिलहन किसानों के लिए भारत की पहली राष्ट्रव्यापी व्हाट्सएप एआई सलाह सेवा है ऑयल सीड किसान मित्र। यहां पर देखा जाए ICAR भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। अब यहां पर एक चीज आपको पता चली कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? इसका मुख्यालय अवस्थित है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में इसका मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है, इसके द्वारा देखा जाए ऑयल सीड किसान मित्र नामक भारत की पहली राष्ट्रव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई सलाह सेवा। यहां पर क्लास में डेली आप देखते हैं कि एआई से संबंधित हर तीसरा पॉइंट एआई से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एआई आपके जीवन में कितना अंदर तक घुस चुका है। ठीक, देखा जाए तो इस सेवा का शुभारंभ 6 फरवरी 2026 को किया गया था राष्ट्रीय तिलहन सम्मेलन नई दिल्ली के दौरान। यहां पर जो ये सेवा है ऑयल सीड किसान मित्र, इसका शुभारंभ किया गया था और यहां पर राष्ट्रव्यापी और जो व्हाट्सएप आधारित एआई सलाह सेवा है, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। चर्चा करते हैं, यह 24x7 बहुभाषी चैटबॉट मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों पर शोध आधारित निःशुल्क सलाह प्रदान करता है। यहां पर देखा जाए तो पहल का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों के त्वरित कृषि परामर्श को पहुंचाना तथा खाद्य तेल आयात पर निर्भरता को कम करना है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मानव के ब्रेन स्टेम का विस्तृत 3D एटलस पेश किया गया है। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य का ब्रेन होता है उसका पहला विस्तृत 3D यहां पर एटलस जो है उसको पेश किया गया है। किसके द्वारा पेश किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, चर्चा करें तो IIT मद्रास ने एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का विश्व का सबसे विस्तृत 3D एटलस विकसित किया है। इस सार्वजनिक एटलस में 200 से अधिक ब्रेन स्टेम, नाभिक और फाइबर ट्रैक शामिल है, जिसमें सैकड़ों अनुक्रमिक अनुभागों को पुनर्निर्मित किया गया है। यहां पर देखा जाए एटलस का विमोचन 5 से 7 जून 2026 को आयोजित तीसरे ब्रिक्स न्यूरोसाइंस संगोष्ठी में किया गया तथा सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर में इसको विकसित किया गया। यहां पर देखा जाए यह एटलस MRI, हिस्टोलॉजी, न्यूरोकेमिकल मानचित्रण को एकीकृत कर मस्तिष्क संबंधी रोगों के अध्ययन, निदान और उपचार संसाधन, ठीक है, उपचार अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। विश्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 2.5% कर दिया है। विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखा जाए जो वर्ल्ड का GDP ग्रोथ है, ठीक है, वर्ल्ड का जो ग्रोथ है उसको घटाकर कितना कर दिया है? 2.5% कर दिया है। यहां पर चर्चा करें, विश्व बैंक ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 2.5% कर दिया है, जो कोरोना महामारी के बाद सबसे धीमी वृद्धि दर हो सकती है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति में बाधा, महंगाई में वृद्धि और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण वर्ल्ड बैंक को जो वर्ल्ड की GDP ग्रोथ है उसको घटानी पड़ी है। देखा जाए तो विश्व बैंक का अनुमान है कि दुनिया की लगभग 2/3 अर्थव्यवस्था को कमजोर आर्थिक वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा और कमोडिटी आपूर्ति में अधिक व्यवधान और वित्तीय तनाव की स्थिति में वर्ष 2026 की वैश्विक वृद्धि दर 1.3% तक पहुंच सकती है। यानी कि जो यहां पर बात करते हैं 2026 में वैश्विक GDP ग्रोथ है वो 1.3 तक भी पहुंच सकती है, ऐसा वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है। और बेसिकली यहां पर देखा जाए तो जो पश्चिम एशिया संकट है वो सबसे मूल कारण बताया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ICBM मिसाइलें मारकर गिराने वाला 5वां देश बना भारत। यानी कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है उनको देखा जाए मारकर गिराने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? तो अपना प्यारा भारत बन गया है। यहां पर देखा जाए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 10 से 11 जून 2026 को स्वदेशी बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी कि BMD प्रणाली के 3 सफल परीक्षण किए हैं। इसके दौरान देखा जाए तो इस उपलब्धि के साथ भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। यहां पर बात करते हैं, BMD प्रणाली वायुमंडल के बाहर यानी कि एक्सो एटमॉस्फेयर तथा वायुमंडल के भीतर इंडो एटमॉस्फेयर दोनों स्तर पर दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, DRDO ने
नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का पहला सफल परीक्षण भी इसी दौरान किया, जिससे भारतीय नौसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूती भी मिलेगी। ठीक, तो आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनको मारने की क्षमता प्राप्त कर ली गई है और भारत ऐसा करने वाला 5वां देश दुनिया का बन गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत सरकार ने वर्तमान उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया। यहां पर देखा जाए वे 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का सेवानिवृत्ति के बाद उनका पदभार ग्रहण करेंगे। यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र धीरज सेठ दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन प्राप्त किया था इन्होंने। यहां पर देखा जाए लगभग 4 दशक में सैन्य करियर में उन्होंने रणनीतिक योजना, क्षमता विकास, सेना के आधुनिकीकरण और दीर्घकालिक सैन्य संरचना निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। आगे चर्चा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार नियुक्त हुए। यहां पर देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को, जो वर्तमान में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख हैं, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह पहली बार है कि किसी सेवारत सैन्य अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। यानी कि याद रखिएगा, पहली बार है कि किसी सेवारत सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार। अक्सर होता क्या था कि जो रिटायर्ड आर्मी के जवान होते थे, अधिकारी होते थे, ऑफिसर होते थे, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार नियुक्त किया जाता था। लेकिन यह पहली बार है कि राजीव घई जी को देखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? दिग्गज निशानेबाज कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। ठीक है, यहां पर बात करें भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में कार्डियक रैप्चर के कारण नई दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। यहां पर देखा जाए ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के बाद म्यूनिख जर्मनी से लौटते समय विमान में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। देखा जाए तो 1994 एशियाई खेलों में उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और वे भारतीय निशानेबाजी के प्रमुख खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। जसपाल राणा ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर सहित अनेक युवा निशानेबाजों को प्रशिक्षण देकर भारतीय खेल जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे चर्चा करते हैं। मलेशिया में नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध। यहां पर देखा जाए 1 जून 2026 से मलेशिया में 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया खाता जो होगा ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, नया प्रतिबंध मतलब नया खाता नहीं बना सकते बच्चे। यह नियम मलेशियाई संचार और मल्टीमीडिया आयोग के द्वारा लागू किया गया है। प्रतिबंध मेटा के फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सहित अन्य प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म के लिए सरकारी अभिलेखों के आधार पर आयु सत्यापन अनिवार्य किया गया है और मौजूदा उपयोगकर्ता के सत्यापन हेतु 6 माह की अवधि निर्धारित की गई है। यानी कि मलेशिया में नियम बनाया गया है कि कोई भी बच्चा जो 16 साल से कम उम्र का है, सबसे पहली बात तो वो अपनी आईडी ही नहीं बना सकता है, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना व्हाट्सएप पे अपनी आईडी नहीं बना सकता है। दूसरी बात ये है कि जो आईडी बनी हुई है उनके लिए सरकार के द्वारा, जो मलेशिया में गवर्नमेंट है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि 6 महीने के अंदर सत्यापित करिए कि वो लड़का 16 साल से ऊपर का है। अगर बच्चा 16 साल से ऊपर का नहीं है तो अकाउंट डीएक्टिवेट करना होगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला। यहां पर बात करते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1 जून 2026 को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है। वर्ष 1937 में प्रारंभ किए गए IIP के आधार वर्ष का यह 10वां संशोधन है। ठीक है, इस पे देखा जाए 10वां संशोधन करते हुए 2011-12 जो था इसको बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। यानी कि अब देखा जाए जो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक सूचकांक जो था उसका आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर कितना कर दिया गया, 2022-23 कर दिया गया है। और यही पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे चर्चा करें। आधार वर्ष संशोधन का कार्य अखिल भारतीय IIP हेतु तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में किया गया है। नई श्रृंखला का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन के आकलन को वर्तमान आर्थिक संरचना एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुरूप सटीक बनाना है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं द अर्थ प्राइज 2026 के बारे में। यहां पर चर्चा करें द अर्थ प्राइज 2026 में पहली बार किसी भारतीय टीम ने वैश्विक विजेता का खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विजेता दल में देखा जाए तो अव्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छछरिया नामक 16 वर्षीय भारतीय किशोर शामिल है। यहां पर देखा जाए इन छात्रों ने प्लास्टिक नामक नवाचार विकसित किया है जो
इमली के त्यागे गए बीजों से बने जैव अपघटनीय चुंबक पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह तकनीकी जल से माइक्रोप्लास्टिक को अलग करने में सहायक है तथा स्वच्छ पेयजल से वांछित समुदायों के लिए कम लागत वाले समाधान प्रदान करती है। ठीक, जो स्वच्छ पेयजल से वांछित समुदाय हैं उनके लिए देखा जाए कम लागत वाला एक समाधान प्रस्तुत करता है, और इसीलिए देखा जाए इस समाधान के लिए ही इनको द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, द अर्थ प्राइज 2026 में जो टीम सम्मानित हुई है, पहली बार देखा जाए किसी भारतीय टीम को सम्मान मिला है। आगे चर्चा करते हैं। मोदी और मैक्रो फ्रांस में भारतीय इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। अब तो यह उद्घाटन हो भी चुका है क्योंकि ये 14 जून की खबर है। यहां पर देखा जाए 14 जून 2026 को नीस फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में 120 भारतीय इनोवेटर, 15 उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि और 500 से अधिक निवेशक पार्टिसिपेट किए। यहां पर देखा जाए यह कार्यक्रम एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा तथा विनिर्माण सहित 13 क्षेत्रों को कवर करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की डीप टेक, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र तथा स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के समक्ष प्रस्तुत करना था। ठीक, अगली खबर क्या है, एलन मस्क से संबंधित है और ये हमारा आज का अंतिम पॉइंट है। यहां पर देखा जाए एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर, ठीक है, पहले ट्रिलियन डॉलर व्यक्ति बन गए हैं। पहले ट्रिलियन डॉलर व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि देखा जाए तो पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। चर्चा करते हैं। स्पेसएक्स के नेडेस्क में सूचीबद्ध होने के बाद एलन मस्क की कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है, जिससे वे दुनिया के पहले ट्रिलियन डॉलर व्यक्ति बन गए हैं। यहां पर देखा जाए स्पेसएक्स ने 75 अरब डॉलर जुटाकर विश्व की सबसे बड़ी आईपीओ प्रस्तुत किया और कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर लगभग कितना हो गया, 2.18 ट्रिलियन डॉलर हो गया। 2.18 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो गई है स्पेसएक्स। यहां पर बात करते हैं, स्पेसएक्स अमेरिका की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जबकि इससे पहले सबसे बड़ा आईपीओ का रिकॉर्ड जो था वो किसका था, सऊदी अरबको का था। ठीक है, विश्लेषण के अनुसार स्पेसएक्स के 4400 से अधिक वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों का आईपीओ से भी बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है, और इससे क्या होगा, आगे ये जो ट्रिलियन डॉलर कंपनी है ये और ज्यादा ग्रोथ करती जाएगी स्पेसएक्स। और फ्यूचर में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में स्पेसएक्स का मुकाबला नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस ट्रिलियन डॉलर व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो दूसरे सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, उनके बीच में लगभग 300 बिलियन का अंतर है। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट। कुछ सवाल हैं जिनका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अग्निवेग ड्रोन की अधिकतम गति कितनी है? जो अग्निवेग ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, इनकी अधिकतम गति कितनी है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 450 किलोमीटर प्रति घंटा या 600 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात करें, वैश्विक पवन दिवस 2026 का थीम क्या है? ठीक है, किस थीम पर इसका आयोजन किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा है, वार्या एआई मॉडल किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? डीआरडीओ के सहयोग से, इंडिया एआई मिशन के सहयोग से, इसरो या फिर नीति आयोग के सहयोग से? आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और नेपाल के बीच में शुरू की गई नई सीमा पार धन प्रेषण प्रणाली किन प्लेटफॉर्मों को जोड़ती है? भीम और पेटीएम, यूपीआई और एनपीआई, आरटीजीएस और निफ्ट या फिर स्विफ्ट तथा यूपीआई। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ती है, कमेंट करिएगा। और अंतिम सवाल है, एंकर 3D एटलस किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? जो एंकर 3D एटलस है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएमएस दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो आज अपने इस क्लास में हमने 5 सवाल पूछे और 21 महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है उन पे चर्चा की। साथ ही साथ लोअर पीसीएस की जो हमारी क्लास संचालित हो रही है उस क्लास के बारे में हमने चर्चा की, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम आपके बीच में रेगुलर क्लास को लोअर पीसीएस के लिए करा रहे हैं। और लोअर पीसीएस की क्लास आपकी परीक्षा के लिए देखा जाए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि टू द पॉइंट कंटेंट और कंटेंट के साथ में संपूर्ण कोर्स में देखा जाए तो टेस्ट सीरीज भी सम्मिलित है, नोट्स भी सम्मिलित है, वीडियो क्लास भी सम्मिलित है, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक तरीके से देखा जाए हमारी लोअर पीसीएस की ऑफलाइन क्लास। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन माध्यम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन माध्यम में जो इलाहाबाद में उपलब्ध नहीं है, अपने घर से बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी क्लास को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।